नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RWP यानी रोज़गार विद पंकज पर। तो दोस्तों, ये जो पार्ट होने वाला है ये उत्तराखंड हिस्ट्री का होने वाला है। अजय रावत सर की जो बुक है उसको हम पूरी कवर करेंगे। ये पार्ट फर्स्ट होने वाला है, और भी पार्ट्स आएंगे दोस्तों, उसे आप कंप्लीट अच्छे तरीके से देखिएगा ताकि जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्राचीन स्थल से शुरू करते हैं दोस्तों, प्राचीन स्थल से शुरू करते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्राचीन स्थल में देवीदुरा जो कि चंपावत में आता है। ठीक है, चंपावत में आता है देवीदुरा। यहाँ से प्रागैतिहासिक काल की समाधियाँ मिली है। ठीक है, उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल की समाधियाँ मिली है। जो कि खोजकर्ता इसके हैं वो हेनवुड हैं, और 1856 में इसकी खोज हेनवुड के द्वारा की गई थी। ठीक है, और उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक जो है वो हेनवुड को कहा जाता है। उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? तो हेनवुड सर को जो है आप पुरातत्व का जनक कहते हैं। और इन्हें कश्मीर के जो बुर्ज होम है, कश्मीर में पड़ता है, से प्राप्त समाधियों के समान माना जाता है। जो कि ये देवीदुरा से प्रागैतिहासिक काल की समाधियाँ जो मिली है वो बुर्ज होम जो कि कश्मीर में पड़ता है वहाँ से प्राप्त समाधियों के समान माना जाता है। चलिए आगे बढ़े। और दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है कि देवीदुरा में कप मार्क्स की खोज किसने करी थी? तो कप मार्क्स की खोज करी थी यहाँ पे MP जोशी ने। कप मार्क्स की खोज देवीदुरा में, जो कि चंपावत में पड़ता है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल की यहाँ पे समाधियाँ मिली थी, तो वहाँ पे MP जोशी ने उसकी खोज करी थी। और द्वाराहाट समाधियाँ की बात करें, द्वाराहाट जो कि पड़ता है अल्मोड़ा में। ठीक है, खोजकर्ता इसके हैं कारनाक, ये आपको ध्यान रखना है। कारनाक इसके खोज करता है। 1877 में इसकी खोज कारनाक के द्वारा करी गई थी द्वाराहाट समाधियों की। द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से भी कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। चंद्रेश्वर मंदिर है द्वाराहाट के आसपास, तो वहाँ से भी यहाँ पे कप मार्क्स प्राप्त किए गए हैं। और 14 नृतकों का सुंदर चित्रण कसार देवी अल्मोड़ा से मिला है। 14 नृतक जो कि उनका सुंदर चित्रण है। 14 नृतकों का प्रश्न आएगा कि 14 नृतकों का सुंदर चित्रण कहाँ से मिला है? तो कसार देवी जो कि अल्मोड़ा में है, कसार देवी मंदिर, वहाँ से मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लाखों गुफा की अगर बात करें तो जनपद अल्मोड़ा में है और सुयाल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सुयाल नदी के तट पर स्थित है जो कि अल्मोड़ा में पड़ता है। और खोजकर्ता जो हैं, इसके खोजकर्ता हैं 1968 में MP जोशी के द्वारा इसकी खोज करी गई। मुख्य विषय क्या है यहाँ का लाखों गुफा का? तो सामूहिक नृत्य में यहाँ पे तस्वीरें दिखाई गई हैं। ठीक है, ये यहाँ का मुख्य विषय है लाखों गुफा का, जो कि पड़ती है कहाँ? अल्मोड़ा में। आकार नागफनी की तरह इसका आकार है। ठीक है, और खोजकर्ता मैंने आपको कह दिया है, आपको ध्यान रखना है 1968 में इसकी खोज MP जोशी के द्वारा की गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसे राज्य का सर्वोत्तम शैलाश्रय माना जाता है। किसे? आपको ध्यान रखना है, लाखों गुफा को राज्य का सर्वोत्तम शैलाश्रय माना जाता है। और यहाँ से मिले शैल चित्रों की तुलना MP जोशी के भीमबेटका के चित्रों से की जाती है। जो भीमबेटका के चित्र हैं उनसे की जाती है। ठीक है, यहाँ के लाखों गुफा के जो शैल चित्र हैं उनकी जो तुलना है वो भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश MP में पड़ता है वहाँ से की जाती है। और लाखों गुफा को प्रागैतिहासिक काल की प्रथम खोज माना। तो यशवंत सिंह कटोच ने क्या करा? लाखों गुफा को प्रागैतिहासिक काल की प्रथम खोज माना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, आपके पास ग्वारखा गुफा के बारे में बताना है। ग्वारखा गुफा जो कि डुंगरी गांव चमोली में है और अलकनंदा के तट पर स्थित है।
अलकनंदा आसपास इसके बहती है, ठीक है, उसके तट पर स्थित है। और ग्वारखा गुफा जो है वो चमोली में स्थित है, ठीक है। लाखों गुफा का है अल्मोड़ा में स्थित है, जो कि हमने पहले कवर कर चुके हैं। दोस्तों ग्वारखा गुफा की अगर बात करें तो चित्रकला की दृष्टि से सबसे सुंदर आकृति यहाँ की मानी जाती है। यहाँ से मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र मिले हैं। यहाँ मनुष्य को त्रिशूल आकार में दिखाया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मनुष्य को त्रिशूल आकार में दिखाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ें। मुख्य विषय क्या है? पशुओं को हांका देकर घेरना। यहाँ का जो मुख्य विषय है वो पशुओं को हांका देकर घेरना है। और प्रसिद्ध करने का जो श्रेय जाता है वो राकेश भट्ट को जाता है, ठीक है। ग्वारखा गुफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय राकेश भट्ट जी को जाता है। आगे बढ़ें तो सफ़ेद रंग के शैलचित्र मिले हैं। सफ़ेद रंग के शैलचित्र किमनी गांव से मिले हैं। किमनी गांव जो कि चमोली में पड़ता है। स्थिति इसकी कहाँ है? स्थिति निकट किसके हैं? थराली के जो निकट पड़ता है किमनी गांव, वहाँ इसकी स्थिति है। थराली जो है पिंडर घाटी में स्थित है, पिंडर नदी के आसपास ही स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मलारी गांव की अगर बात करें, मलारी गांव चमोली में स्थित है, ठीक है, मलारी गांव चमोली में है। और यहाँ शवाधान की खोज शिव प्रसाद डबराल के द्वारा 1956 में की गई, ठीक है। शवाधान यहाँ के जो मिले हैं मलारी गांव के, वो उसकी खोज किसने करी थी? शिव प्रसाद डबराल ने। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने सर्वेक्षण कराया। कब कराया? तो 2 बार करवाया था, 1989 में और 2001 में, ठीक है। फिर 18 साल बाद 2001 में भी कराया था गढ़वाल विश्वविद्यालय ने यहाँ का सर्वेक्षण। वर्ष 2002 में 5.2 किलोग्राम का मुखावरण मिला। यहाँ पर मलारी गांव में 5.2 किलोग्राम का मुखावरण मिला था, ठीक है। और बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प जैसे हैं, ठीक है। बर्तन जो यहाँ के मिले थे वो पाकिस्तान की एक स्वात घाटी पड़ती है, उसके शिल्प के जैसे थे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मलारी गांव में क्या है? यहाँ पे मानव को शिकार व नृत्य करते दिखाया गया है। सॉरी, मलारी नहीं, जो लोयताप है, लोयताप अल्मोड़ा में मानव को शिकार व नृत्य करते हुए दिखाया गया है। मलारी का ख़त्म हो गया है, ठीक है। स्वात घाटी से संबंधित, जिस तरह पाकिस्तान की स्वात घाटी है उसी से संबंधित है वहाँ पे जो वहाँ के बर्तन हैं, ठीक है। और मानव को शिकार व नृत्य करते दिखाया गया है लोयताप अल्मोड़ा में, ठीक है। लोयताप जो है अल्मोड़ा में पड़ता है। और नीले रंग के शैल चित्र कहाँ पे मिले हैं? तो हुडली यानी हुडोली एक गांव पड़ता है, प्रोला के आसपास है, नौगांव के भी आसपास है ये हुडली, उत्तरकाशी में पड़ता है। और यहाँ पे जो है नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं उत्तराखंड से। और बात करें योग मुद्रा में मानवाकृतियाँ मिली, तो फल सीमा में योग मुद्रा में क्या हुआ है? वहाँ पे मानव आकृतियाँ मिली है, ठीक है। अगर आपको ध्यान रखना है कि योग मुद्रा में कहाँ मिली है मानव आकृतियाँ, तो योग करके क्या मिलता है? फल मिलता है, तो फल सीमा में मिली है। फल सीमा कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में। आगे बढ़ते हैं। और 8 ताम्र मानव कृतियाँ कहाँ से मिली है? 8 ताम्र मानव कृतियाँ बनकोट पिथौरागढ़ से मिली है। बनकोट जो है पिथौरागढ़ में पड़ता है, वहाँ पे 8 मानव कृतियाँ मिली है, ये आपको ध्यान रखना है। और फड़कानौली 1985 व पेटशाल 1989 शैलाश्रय स्थित है। फड़कानौली और पेटशाल ये दोनों कहाँ स्थित है? ये अल्मोड़ा में स्थित है। और दोनों के ही जो खोजकर्ता हैं वो हैं यशोधर मठपाल। यशोधर मठपाल को अपने ध्यान रखना है, ये इनके पेटशाल और फड़कानौली के क्या हैं? खोज करता है। फड़कानौली की 1985 में खोज हुई थी और पेटशाल की 1989 में अल्मोड़ा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। यशोधर मठपाल ने क्या करा है? नैनीताल के खुटानी नाला से 1986 में पूर्व पाषाणकालीन प्रस्तर उपकरण खोजे।
इन्होंने क्या किया, नैनीताल एक खुटानी पड़ता है नैनीताल में, वहाँ से 1986 में पूर्व पाषाणकालीन प्रस्तर उपकरण खोजे थे। ठीक है, प्रस्तर मतलब पत्थर से संबंधित पत्थर के उपकरण थे। ठीक है दोस्तों, अगले में आते हैं बहादुराबाद हरिद्वार की। अगर बात करें, बहादुराबाद हरिद्वार में स्थित है। 1951 में यहाँ से ताम्र उपकरण व मृद भांड प्राप्त हुए। ठीक है, मृद भांड और ताम्र उपकरण 1951 में बहादुराबाद से प्राप्त हुए। इसके बाद उत्खनन करवाया। उसके बाद 1951 के बाद किसने करवाया उत्खनन? यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्राचीन स्थलों को हमने कवर कर लिया है। अब पौराणिक स्रोत पे आते हैं। पौराणिक स्रोत की अगर बात करें तो उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख मिलता है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऋग्वेद में क्या कहा गया है उत्तराखंड को, ये आपको बताना है। ठीक है, ऋग्वेद में देवभूमि व मनुष्यों की भूमि मनीषियों की भूमि कहा है। ठीक है, और ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए क्या कहा है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द कहा गया है। और बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया है उत्तराखंड के लिए, पौराणिक स्रोत में। ठीक है, बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए हिमवंत कहा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद का नाम देवभूमि व मनुष्यों की भूमि मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, और ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु और बौद्ध साहित्य में हिमवंत कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। स्कंद पुराण में उत्तराखंड के लिए क्या कहा गया है? मानसखंड और केदारखंड। ठीक है, उत्तराखंड के लिए कहा गया है स्कंद पुराण में। ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड करा है, मानसखंड और केदारखंड। मानसखंड जो है आज का कुमाऊं का क्षेत्र है और केदारखंड आज का गढ़वाल का क्षेत्र है, ये आपको भी ध्यान रखना है। कुबेर की राजधानी वो मनु का निवास स्थल था। तो कुबेर की जो राजधानी थी वो अलकापुरी थी। ठीक है, मनु का निवास स्थान भी यहाँ पे माना जाता है अलकापुरी को। और गणेश, नारद और मुचकुंद स्कंद गुफा ये कहाँ पे स्थित है? ये बद्रीनाथ के पास स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ के पौराणिक स्रोत हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और भी अगर बात करें, वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम, ये कहाँ पे स्थित है? तो विसोन पर्वत है यहाँ पे, टिहरी में विसोन पर्वत पड़ता है, वहाँ के आसपास ही स्थित है। ठीक है, उसके पास ही स्थित है ये वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम। ये विसोन पर्वत टिहरी में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। भगवान राम ने अंतिम समय में तप किया। तो देवप्रयाग में भगवान राम ने अपने अंतिम समय में तप किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और समस्त तीर्थों का शिरोमणि व समग्र पापों का विनाशक देवप्रयाग को कहा जाता है। इसके दो नाम हैं, समस्त तीर्थों का शिरोमणि व समग्र पापों का विनाशक देवप्रयाग को ही कहा जाता है। इसके ये उपनाम है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या बताना है आपको, मानस खंड के अनुसार भगवान शिव ने तपस्या की। तो भगवान शिव ने कहाँ पे तपस्या करी? मानस खंड क्या कहता है? तो जागेश्वर में उन्होंने तपस्या करी थी। आगे बढ़ते हैं। महाभारत का वह पर्व जिसमें पांडवों के बद्रीनाथ यात्रा का उल्लेख है, वह है वन पर्व। ठीक है, महाभारत के वन पर्व में क्या है? पांडवों के बद्रीनाथ यात्रा का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। वन पर्व में ही पांडवों के गंगाद्वार, हरिद्वार से लेकर भृंगतुंग जो है केदारनाथ का पौराणिक नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। भृंगतुंग तक की यात्रा का वर्णन है। ठीक है, पांडवों के जो गंगाद्वार यानी हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक का जो यात्रा वर्णन है वो किस में है? वो वन पर्व में ही दिखाया गया है। ठीक है, और इसी वन पर्व में ऋषि धौम्य युधिष्ठिर को भारत के तीर्थों के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, जो ऋषि धौम्य है वो युधिष्ठिर को भारत के तीर्थों के बारे में बताते हैं। महाभारत के आदि पर्व में उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु का वर्णन है। ठीक है, महाभारत को जो आदि पर्व है वहाँ पे उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु का वर्णन दिया गया है उत्तराखंड के बारे में। ठीक है,
और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है यहाँ पे, पांडवों की खोज से पांडवों की ओर से युद्ध करने वाला कुनिंद राजा सुबाहु। कुनिंद राजा जो है था वो सुबाहु था, जिसकी राजधानी श्रीनगर थी। ये आपको ध्यान रखना है। पांडवों की ओर से युद्ध करने वाला कुनिंद राजा था ये, ठीक है। और बात करें भारत में कुनिंदों को कहा जाता है, तो महाभारत में कुनिंदों को द्विज कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। महाभारत में कुनिंदों को क्या कहा गया है, अगर ये क्वेश्चन आता है आपके पास तो आपको द्विज बता देना है कि द्विज कहा जाता है, ठीक है। और कुनिंद नरेश को द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। और कुनिंदों के जो शासक है, राजा है, उनको द्विज श्रेष्ठ कहा जाता है, ठीक। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जब यक्षों के निवास की पुष्टि होती है, तो यक्षों के निवास की पुष्टि कहाँ होती है, जाखंड देवी मंदिर, जो कि अल्मोड़ा का प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। यक्षों के निवास की पुष्टि यहीं से होती है। और वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासक था। जब वैदिक काल था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जब वैदिक काल था तो यहाँ पर किस जन का शासक था उस टाइम, तो त्रिशु का शासक यहाँ पे उत्तराखंड में था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के आदि निवासी यहाँ पे हम आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। अभी हम थोड़ा बता देते हैं उत्तराखंड के आदि निवासी। उत्तराखंड में निवास करने वाली जो प्रथम जाति थी, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तराखंड में निवास करने वाली प्रथम जो जाति थी वो कौल जाति थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और साहित्यिक ग्रंथों में नाम, जो कौल जाति का साहित्यिक ग्रंथों में नाम है वो मुंड या शवर है, ठीक है। मुंड या शवर कहते हैं कौल जाति को। और उत्तराखंड में निवास करने वाली प्रथम जाति थी, ठीक है, जो उत्तराखंड में आई थी वो कौल जाति थी, ठीक है। और साहित्यिक ग्रंथों में कौल जाति को मुंड कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम है शबर भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये पार्ट पहला था वीडियो का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो दोस्तों सभी फैक्ट आपको ध्यान लिए चलने हैं, ठीक है। जितने भी फैक्ट बताए गए हैं आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक अन्य पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दिल जान से पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक हैं, ठीक है दोस्तों। ज़रूरी नहीं कि आपके एग्ज़ाम मतलब आपने फॉर्म भर दिया है तो आप तैयारी कर रहे हो अभी, तभी तैयारी करोगे जब नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। आप पढ़ते रहिए, सिलेक्शन उनका ही होता है जो पहले से ही तैयारी करते हैं। बाद में कुछ नहीं होता है, बाद में सिर्फ आप बरसाती मेंढक की तरह गिने जाओगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।